नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं और मेरी टीम आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, आपके साथ हूँ मैं। और आज हम क्या आपके साथ टॉपिक शेयर करेंगे या क्या लेके आएंगे, ये बातें तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यही बताऊँगी और यही कहना चाहूँगी कि आपका दिन अल्लाह ताला खैरियत के साथ गुजारे, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ मोहब्बतें दे के, मोहब्बतें ले के समेटते हुए अपने अपने घरों से निकलें। और वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हैं, उनको भी दुआओं के साथ, अपने हस्बैंड्स को दुआओं के साथ रुखसत किया करें। फिर अपने घर में अपने जो दीगर उमूर है उसको निपटाने में लग जाया करें। यकीन जानिए अल्लाह ताला के इस नाम के साथ जब आप जुड़ जाते हैं और फिर आप उसके साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो आपका दिन आसान हो जाता है, आपकी मंजिलें आसान हो जाती हैं। और जब भी कोई आप काम करना शुरू करते हैं तो उसमें आसानी के रस्ते पैदा होते हैं। अल्लाह ताला से मशवरा करना कितना ज़रूरी होता है। आप कोई काम करने लगे या किसी ऐसे काम में फंस जाए जो आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे किया जाए, तो अल्लाह ताला के साथ अपने थॉट्स के साथ उसके साथ बातचीत किया करें, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। हम हमेशा एक बात करते हैं, हम हमेशा ज़िंदगी में चीज़ों को, जो कोटेशंस पढ़ते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करते हैं और उन एजम्पशंस को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो बेसिकली एजम्पशंस नहीं होते, वो ज़िंदगी के सारे तकाज़े होते हैं, वो ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके मुहक्किक और जो रिसर्च करते हैं वो लिखते हैं। और ये आपकी ज़िंदगियों पे जब आप उनको सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारे ही दिल की बात कही जा रही है, या हमारे ही जो हमारे ख़ानदान है या हमारे थॉट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो जनाब, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ और ये कहती हूँ कि अपने आप से प्यार ज़रूर कीजिए और अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ इज़्ज़त ना हो, जहाँ कदर ना हो, वहाँ कभी नहीं जाइए। जहाँ खाना बचा हुआ हो वो खाना कभी नहीं खाइए, अगर बचे हुए खाने को कोई बुला रहा हो। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को ये कह रहे हो कि नहीं जी मैं तो ये नहीं खाता कहीं जान, लेकिन अपने ऊपर कुछ ऐसी लिमिटेशंस लगाना बड़ा ज़रूरी है जहाँ से आपकी कदर हो। जो दोस्त आपको इस्तेमाल करें उन दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि आपके दोस्त आपको इस्तेमाल करते हैं और फिर पीछे जाके आपकी बात करते हैं, तो वहाँ उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। अपनी कदर कराने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होना बड़ा ज़रूरी है। और एक बहुत ही अहम बात होता है कि अगर आप किसी के आगे यानी भैंस के आगे बीन बजाते जाएँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उनको समझाना बिल्कुल बेकार है जो समझना ही नहीं चाहते, उसने वहाँ पर अपने अल्फाज ज़ाया ना किए जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत ही एक अजीब सी बात होती है और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बड़े ही होते हैं, और वो अपने आप को इन थॉट्स के ज़रिए, इन बातों के ज़रिए कि जी मैं ये हूँ, मैं बहुत महान हूँ या मैं ये हूँ, और किसी दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश में अगर ये बात करें तो फिर वो बड़े ना हुए, फिर वो उनके अंदर कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई तो यही होती है कि आप वाकई बड़े हैं जब भी आपको कोई दूसरा तंग करे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसके ऊपर बहुत कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है। ये वो ज़िंदगी की बातें होती हैं जो मैं कभी कभी आपसे इस तरह कर रही होती हूँ और यूँ कर रही होती हूँ कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के अतराफ़ में जब नज़र डालते तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक रिश्ते मिलते हैं जो ना चाहते हुए भी आप जिनको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ये अजियत बर्दाश्त कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता वो रिश्ते कौन से होते हैं। उन रिश्तों के ऊपर कोई ख़ास लेबल या नाम नहीं लगा होता है, वो आपको खुद समझ आ रहे होते हैं कि आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप उनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके जवाब में वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं मिल रहा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आप किसी अपने पार्टनर से या आप अपने किसी दोस्त से या आप अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप का भी कोई एक फेवरेट बहुत ज़्यादा होता है तो आपका दिल बड़ा दुखता है। सोचते हैं कि यार ये ऐसी क्या वजह है कि मैं अपने माँ बाप का फेवरेट नहीं हूँ लेकिन मेरा भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये कहीं ना कहीं ये कसक और ये जो अकिलस है ये आपके अंदर परवान चढ़ती रहती है और ये फिर बढ़ती रहती है और धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये सोचा करें कि पता नहीं शायद हमारे माँ बाप के दिल में, क्योंकि जिस तरह से आपको कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो ये सोचा करें कि आप अपने माँ बाप का दिल कैसे जीत लें। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सारे ही बच्चों से वो प्यार करते हैं, लेकिन किसी पे शायद ज़्यादा प्यार आता होगा। और यकीन कीजिए कि दुनिया में माँ बाप का ही वो वाहिद रिश्ता है जिसके अलावा कोई और आपका सिंसियर हो नहीं सकता सिवाय माँ बाप के। वही है माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए उनकी बेहतरी चाहते हैं, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तक कि आखिरी वक्त तक उनकी कोशिश यही होती है कि जो भी उनके पास है वो अपने बच्चों को दे जाएं और उनकी आंख में आंसू ना आने दें। ये वो रिश्तों के हवाले से बात करें, अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है, जब भी कहा है कि माँ के पाँव तले जन्नत है और बाप का साया जिन लोगों के ऊपर होता है वो बहुत एक छप्पर छाया में होते हैं। बाप की अजमत को सलाम पेश करते हैं इसलिए कि बाप अपने आप को धूप में डाल के, अपने
आप अपनी चीज़ें कुर्बान करके मजदूरी करता है अपने बच्चों के लिए, उनका पेट पालने के लिए घर से बाहर निकलता है, और माँ उसकी तगदों में उसके साथ लगी होती है। किसके लिए? सिर्फ अपने सिर्फ दो पर्सनस के लिए नहीं, बल्कि इसमें पूरा ख़ानदान, पूरा कुंबा शामिल होता है, स्पेशली उसके बच्चे शामिल होते हैं। और इस माहौल में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस माशी दबाव में हम सब रह रहे हैं, उसमें चाहे माँ हो चाहे बाप हो, वो इस तगदों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपने बच्चे को वो हर सहूलत और हर आसाइश दें जिसका वो मुतमन्नी है या वो चाहता है, या वो शायद मुँह से ना भी बोले, लेकिन माँ बाप का बस नहीं चलता कि उनके लिए आसमान से चांद तारे तोड़ कर ले आएँ। तो ये रिश्ते होते हैं, आपको जज्बाती कर देते हैं कभी कभार। इनकी कदर करना चाहिए। आपके आसपास इर्द गिर्द के लोगों को देखें, जो लोग आपको यूज़ करते हैं, जो लोग आपको लगता है कि आपको आपके बुरे वक्त में काम नहीं आते, तो फिर उनसे थोड़ा सा फासला इख्तियार करें। और ये याद रखिएगा कि वो नेकी नहीं है जो किसी की बुरे वक्त में आपका साथ ना दे। कोई अगर आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहा तो फिर वो नेक नहीं हो सकता। वो मुत्तकी हो सकता है, वो परहेज़गार हो सकता है, लेकिन वो नेक नहीं हो सकता। तो जनाब, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टॉपिक की जाने बातें। टॉपिक क्या है आज हमारा? हम टॉपिक के हवाले से बात करें कराची में। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो मईशत तो तबाह हो रही है, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं अगर पाकिस्तान में ओवरऑल, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, हम पेशावर की बात करें, हम लाहौर की बात करें, हम कराची की बात करें, अंदरून सिंध की बात करें। कराची एक ऐसा हब है जहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आते हैं। ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है और यहीं पे सबसे ज़्यादा वारदातें होती हैं। उसकी वजूहात क्या है? चाहे छीना चपटी की वारदातें हों, डाकू यहाँ पे सरगर्म अमल है, चाहे डकैत हो, चाहे जो भी कोई लोग हैं। ये वो कौन से लोग हैं जो आसपास से आ रहे हैं, बाहर से, कराची के बाहर से आ रहे हैं, और फिर ये छीना चपटी और डाके डाले जा रहे हैं? क्या ये वजूहात है या कोई और वजूहात है, या वाकई माशी दबाव इतना ज़्यादा है कि लोगों के पास खाने को नहीं है और अब उन्होंने छीन के लेना शुरू कर दिया, चाहे वो डाकू की शक्ल में हो या और किसी और शक्ल में। मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोगों की ज़िंदगी महाल हो गई, उनको छोड़ के उनको गन पॉइंट पर उनसे चीज़ें छीन ली जाती हैं, उनसे मोबाइल्स ले लिए जाते हैं और बहुत कुछ ले लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग बैंक्स में जा रहे होते हैं या जो लोग उनके घरों में डाके पड़े होते हैं, ये चीज़ें, स्ट्रीट क्राइम्स बिल्कुल आम हो गया है। किसी से भी किसी भी वक्त कहीं पे भी किसी भी किस्म का भत्ता ले लिया जाता है। आप ज़रा निकल के देखें, आपको कभी पार्किंग के नाम पे आपसे पैसे लिए जा रहे होते हैं, उनके पास रसीद नहीं होती, उनके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं होता, लेकिन ये काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन अब तो हद ये हो गई है कि एक आम इंसान की जान को इतना ज़्यादा ख़तरा है कि उसकी जान की कोई हैसियत, कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी को पैसे चाहिए, उसने एक को मारा और जो उसका बटवा खींचा और चला गया। अब उस बटवे में चाहे 1000 रुपये हो चाहे 100 रुपये, एक आदमी की जान चली गई। यानी एक आदमी की जान 100 रुपये और 1000 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं। उसने उस घर के सरबराह को कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, उसके कमाने वाले को मार दिया, और वो जो पूरी ख़ानदान है वो बेघर हो गया। वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारेगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? ये सूरत हाल है जो हमारे मुल्क पे इस वक्त लोग इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। और हुकूमत वक्त, उसका क्या कहा जाए, हुकूमत वक्त क्या कर रही है? वो स्ट्रीट क्राइम पे काबू क्यों नहीं पा रही और क्यों नहीं काबू पाया जा रहा? ये सवालात हमारे टॉपिक का हिस्सा होंगे। लेकिन हालिया मैं आपको बताती चलूँ कि एक बैंक में डकैती हुई। एक बेटा और एक बाप उस बैंक पे कुछ रकम निकलवाने गए और जैसे ही दरवाजे पे वापसी पहुँचे, डाकुओं ने हमला कर दिया और उसमें से बाप जो था वो मौके पे ही जाँ बहक हो गया और बेटा ज़ख्मी हुआ। और उनमें से डाकू को भी एक को मार दिया गया। एक डाकू जो था उससे रकम पकड़ ली गई, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई ज़रूर की, रकम भी ले ली गई और ज़ख्मी हालत में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। यहाँ पे इस चीज़ को हम अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। जहाँ अप्रिसिएशन की बात है वहाँ पुलिस की कारकर्दगी को जब अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं और ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। लेकिन इनका तदारुक कैसे मुमकिन है? हम अगर स्ट्रीट क्राइम्स के जो वारदातें हैं उसकी तादाद के हवाले से बात किया जाए तो रवां साल तक, अब तक की अगर बात करें, 44,000 से ज़ायद कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हो चुके हैं, ये वारदातें हो चुकी हैं, छीना झपटी की वारदातें हो चुकी हैं, लूट मार की वारदातें हो चुकी हैं और कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन पुलिस चीफ का कहना है कि इसके ऊपर बहुत कार्रवाइयाँ होती हैं और कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये कंट्रोल में आ जाते हैं और आ रहे हैं वाक़यात। लेकिन हमने जो कल के हवाले से, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि उसमें किसी हद तक पुलिस का बड़ा अहम किरदार रहा, जहाँ पे उनकी अप्रिसिएशन बनती है वो वाकई बनती है। लेकिन इस तरह से तो मुल्क या कोई शहर और इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर चल नहीं सकता। ये कैसे पॉसिबिलिटी होती है? ये हमारे हुक्मरान हमें क्या सिखा रहे हैं? मैं कभी भी किसी बात को, किसी गलती को अप्रिशिएट नहीं करती अगर कोई लूट मार करे, लेकिन ये लूट मार हो क्यों रहा है, इसकी वजूहात क्या है, इसके ज़िम्मेदार हुकूमत भी है। कहते हैं कि हुकूमत वक्त के
उससे सवाल किया जाएगा अगर कोई रोटी चोरी करेगा या अगर किसी को कोई रोज़गार मैसर नहीं होगा तो उससे हुकूमत वक्त से सवाल होगा। ये हमारा दीन भी ये कहता है। और इसके अलावा भी जो किसी भी रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसका रहने वाला हर शहरी और हर कौम का हर फ़र्द जो है उसको रोज़गार मिले, उसको खाने के लिए रोटी मिले। रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें बहुत अब दूर की बात हो गई, नदारद हो गई हैं। लेकिन एक शेर है, एक मेरे जहन में एक बात आती है, वो बड़ी अहम है कि क्यों ना बदलूँ मैं, क्यों ना बदलूँ मैं, क्या तू वही है, क्यों ना बदलूँ मैं, क्या तू वही है, अब जो तू वही है मैं भी तो वैसा ही होऊंगा। यानी ये मैं सारी बातें, ये छोटी छोटी सी बात होती हैं, गहरी बात होती है। और कहने की बात सिर्फ ये होती है कि ये सारी चीज़ें हुकूमत के लिए उसके सोचने समझने का मकाम है कि वो समझे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर तू गलत है तो मैं भी गलत हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे आला हुकाम या हुकूमत वक्त की गलतियाँ और उनकी जिसको कहा जाता है ना कि उनकी इंटेंशंस ही नहीं है हालात को बेहतर करने के लिए, वो सोचते ही नहीं हैं। और पुलिस चीफ ये कहते हैं कि जी हमने काबू पा लिया, तो बहरहाल 44,000 वारदातें और काबू पा लिया गया। ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये बात मैं कोई ये नहीं कह रही कि ये कोई अभी हुआ है, मुस्तकिल ज़माने से ये वारदातें चल रही हैं, इनका तदारुक नहीं होता। CCTV कैमरास लगे होते हैं, वो डंप होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, कोई रुकता नहीं है। लोगों को सबको अपनी अपनी जान की परवाह होती है, सब जा रहे होते हैं, पुलिस हमेशा आखिर में आती है। ये कल का जो वाक़या हुआ इसमें बर वक्त पुलिस पहुँची और उसने कार्रवाई की। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी का हिस्सा। एक और अहम खबर जो मैं आपसे शेयर करती चलूँ, आम इसलिए कि हम जिस माशी दबाव का शिकार हैं उस वक्त, और उसमें हमारी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ बैरूनी और जो इमदाद है उसके ऊपर लगी रहती हैं, और हमारी नज़रें IMF की इक़्तिसाद पर लगी रहती हैं कि IMF ने अगली इंस्टॉलमेंट जो है, अगली किस्तें वो देनी शुरू करनी है। मंजूरी दे दी है, $7 अरब के हवाले से बात की जा रही थी कि उसकी मंजूरी दे दी गई है। और अहम बात इसमें ये थी कि जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं उनका ये कहना था कि जी जनाब हमने IMF की सारी शराइत पूरी कर दी हैं। कितनी कड़ी शराइत हैं ये मैं आपसे रोज़ाना जिक्र करती हूँ, और हमने इस पर बाकायदा रोज़ाना प्रोग्राम ऑन एंड ऑफ इसके ऊपर डिस्कशन भी जारी रहता है। और इसके ऊपर हम आपसे बात भी करते हैं। IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, वो मॉनिटर भी कर रहा होता है कि ये फ़ंड्स कहाँ जा रहे हैं, और वो ये भी मॉनिटर कर रहा होता है कि इसकी वसूली का तरीक़ाकार क्या होगा, और वो ये भी देख रहा होता है कि कितने टैक्सेस लागू किए जाएंगे। नॉन फाइलर के ऊपर शदीद किस्म के टैक्सेस लगा दिए गए हैं, उनको टैक्सेस का अहदाफ पूरा करना है ताकि वो टैक्सेस के अहदाफ और नॉन फाइलर के ऊपर ये कतगन लगा दी जाएगी कि वो ना जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, ना गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, और उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और जो जहाँ तक हमने इससे पहले भी की थी मिनी बजट के हवाले से, तो FBR का ये कहना है कि नहीं जी कोई मिनी बजट नहीं आएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन फिर क्या सख्तियाँ होंगी, असल बात यह है। और कौन सी ऐसी कड़ी शराइत हैं जो IMF के कहने पर लगा दी गई हैं। जो अपना पैसा दे रहा होता है वो उसकी वसूली के तरीके भी बता रहा होता है। हम मजबूर हैं ये सारी चीज़ें मानने पर। और IMF कोई ऐसा जिन नहीं है जो अचानक से पहली दफ़ा कहीं से आ गए। इससे पहले भी हुकूमतों ने IMF से कर्जे लेते रहे, उनकी अदायगी का तरीक़ाकार एक स्मूथली होता गया। लेकिन अब हम माशी दबाव में इतने ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं कभी बैठती हूँ एक बिज़नेस सर्कल के हवाले से, बिजनेसमैन होते हैं वहाँ पे, और उनसे जब बातचीत होती है तो वही कहते हैं कि जी मुल्क में थोड़ा इस्तेकाम आ रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस्तेकाम दिख क्यों नहीं रहा। उनको ये लगता है कि इस्तेकाम आएगा ज़रूर, और अब थोड़ा वक्त रह गया है कि हम कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हम जिस दहाने पर खड़े हैं ना नाज़रीन, वो एक ऐसा दहाना है जहाँ पे बिल्कुल या इस तरफ गिरो तो खाई, इस तरफ गिरो तो खड्डा है। एक ऐसी बारीक धारी के ऊपर चल रहे हैं जो गरीब के लिए एक धारी तलवार की तरह है। ना उसको जीने का हक़ है, ना उसको खाने पीने का हक़ है। वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है। किसी नौजवान के हवाले से बात करें तो उसकी मेंटल हेल्थ तबाह हो चुकी है, उसके पास रोज़गार नहीं है। मैंने कल ही ये बात की थी और कल ही ये प्रोग्राम किया था कि पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे घराने के मिडिल क्लास लोग भी इसलिए परेशान हैं कि उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। अगर वो काम करने जाएँ तो उनको काम करने के लिए उनके पास सरमाया नहीं है, या फिर उनके वो थॉट्स नहीं है। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो ये सोचते ही नहीं है, कि वो ये सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट हो, एक बहुत बड़ी सी रकम उनके पास आना शुरू हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसी कोई जादुई डंडी भी नहीं जिसको हिला के आप फौरी तौर पर पैसा कमा सकें या फौरी तौर पर ऊपर से पैसा गिरना शुरू हो जाए। उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है, एक साजगार माहौल। लेकिन अब जैसे जो हालात हैं उसमें हमारे पास जो, अगर हम बात इंटरनेट के हवाले से करें तो हमारे पास इतनी सारी जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स हमें मिल रही होती हैं, या इंटरनेट के साथ आप एसोसिएट करके IA के ज़रिए, इंटरनेशनल अगर हम बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप इतने सारे काम कर सकते हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। हमने इतने सारे जो लोग बज़ाहिर जिनको कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो किसी भी तरीके से, चाहे वो टिकटॉक के तरीके से, चाहे वो यूट्यूब के तरीके से, उनके पास अगर ज़बान की स्किल है तो वो बोल के बात करें और उससे पैसे कमा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। तो अपने अंदर आपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। और यही नहीं है, मजदूरी और
और मेहनत करने में कोई आर नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि कराची के हवाले से अगर बात करूं तो ये एक ऐसा हब है कि अगर आप इसको खो दें तो इसमें से भी सोना निकलता है, लेकिन डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। अपने जहन को और अपने आप को डिटर्मिन करें, कमाने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए। पैसा आपके पीछे खुद ब खुद आएगा। हम लोग अपने आप को जंग लगा देते हैं सिर्फ ये सोच के कि हमें नौकरी मिलेगी तो ये होगा। बड़ी आसान और बड़ी आम सी एक बात है कि अगर आप एक छोटा सा कार्ट लगा लें जिस पे फ्रेंच फ्राइज़ बिकते हैं, उसमें एक आपको फ्रायर चाहिए होता है, एक आपको आलू की बोरी चाहिए होती है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा। चले फ्रायर महंगा थोड़ा सा आता है, लेकिन अगर आप आलू की बोरी ले लें, सब मिला के अगर आप बहुत ज़्यादा वो कर लें तो आप 10-12 हज़ार, चलें 20 हज़ार में आप इसको लगा के आप कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, रात में। मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग गरीब होते हैं या जो लोग ये बात करते हैं, बात गरीबी की नहीं होती, बात जो कमा नहीं रहे होते, मैं उन्हें गरीब कहती हूँ। तो कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वो भी घर से जब वो जाता है तो मरे से मरे 2000 रुपये घर लेके जाएगा। 2000 का मतलब है 60,000 रुपये महीना। मैं इसमें से आपके खर्चे निकालने के बाद की बात कर रही हूँ। एक फ्रेंच फ्राइज़ अगर आप 50 रुपये का बेच रहे हैं, मैं छोटे से उसकी बात कर रही हूँ, तो आप ये सोचें कि आपके कार्ट के ऊपर कितने लोग, मैं खुद ये बात कर रही हूँ कि किसी को ठेले के फ्रेंच फ्राइज़ पसंद होते हैं, न जाने कितने लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं और वो फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे होते हैं। ये एक मिसाल है। चाहे आप सब्ज़ी का ठेला लगा लें, आप मंडी से सब्ज़ी लेके आएँ, आड़ती जा रहे होते हैं, आप सुबह सवेरे यानी कि कोई 2-2:30 बजे निकलते हैं और 4-4:15 बजे के करीब ला के आप अपने घर के बाहर, अगर आप किसी ऐसी जगह पे, कोई शर्म नहीं है मेहनत करने में, और अगर आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है तो आपका घर चल रहा है ना, मेहनत कर रहे हैं। या इसके अलावा ये कि अगर आपके पास एक मोटर बाइक है तो आप छोटी छोटी राइड्स लेना शुरू कर दें, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और आप यही सोचते रहेंगे कि जी मैं क्या करूं, मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर उस नौकरी मिलने के लिए आपका बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। आप एक ऐसे डिग्री होल्डर होने चाहिए जिसकी मांग हो। आपको पढ़ते वक्त ये सब कुछ सोच समझ के आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए अगले 15 साल तक के लिए कि आगे क्या आएगा। मैं बड़ी मज़े की आपको एक बात बताती हूँ, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपको बता रही हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, उसका मेरे पास फ़ोन आया तो उसने कहा कि मुझे एक टास्क दिया गया, वो एक बैंक में काम करता है, मुझे एक टास्क दिया गया है कि जितने भी कॉल सेंटर के लोग हैं और जो वहाँ पे काम करते हैं उनको फारिग कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों ने वो प्लानिंग क्यों नहीं की थी अगले 15 साल तक के लिए? तो पिछले 15 साल में उन्होंने उतना कमा लिया जो अगले, यानी जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ से उतना कमा लिया। अब कॉल सेंटर्स इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर अब आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी ज़रूरत ही नहीं है कॉल सेंटर्स में काम करने वालों की। तो अब जो बच्चे होंगे उनको अपने आप को इस तरह से स्ट्रेंथन करना है और वो पढ़ाई पढ़नी है जो अगले 15 साल में काम आ सके। एक ऐसी मुफीद मालूमात होती है जो मेरी कोशिश ये होती है कि आप सबको मिले, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर ये मरमरी आ रही है कि उसमें और कमी की जाएगी और उसको नीचे लेके आया जाएगा। लेकिन क्या जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आती है तो क्या बाकी दीगर चीज़ों पे कमी आती है? यानी वो तमाम तर चीज़ें जो पेट्रोल से चलती हैं, आमद और रफ्त की चीज़ें, ना किरायों में कमी आती है। और जब मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी आनी चाहिए, क्योंकि वो तो ये कहते हैं ना कि जी किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक्स है, वो बढ़ जाती है, तो उस वजह से हमें कीमतें महंगी करनी पड़ती है। तो अशिया खुरोनोश में तो कहीं कमी नहीं आती और ना ही किरायों में कमी आती है और ना ही हमें कहीं और नज़र आता है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जी मईशत बेहतर हो रही है? क्योंकि मईशत की बेहतरी नज़र तो नहीं आ रही, हमें तो नहीं नज़र आ रही। तो फिर आगे हुकूमत को नज़र आ रही है तो हुकूमत उसका सबूत क्यों नहीं देती? चाहे वो डॉलर की कीमतों के हवाले से हो, वो भी एक सस्टेन, मैं ये कहूँगी कि बहुत नहीं बढ़ा लेकिन टुक 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 बढ़ ही रहा है, और सोना भी बढ़ रहा है। तो हम कहाँ पे अपने आप को खड़ा करेंगे? और इसका जो तवातुर और पहिया चलता है वो हमारी मईशत के ऊपर इस तरह से चलता है कि उससे हलाक होती है कौम और कौम के जहन तबाह होते हैं और फिर जराइम की शरह में इजाफा होता है। ये लोगों को समझ में नहीं आता। चाहे हम उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से काम करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि जगह जगह इंस्टीट्यूट काम करना चाहिए, जगह जगह पे मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो अगर हम आगे की बात की जाए, हम उनकी बात करें, साइकियाट्रिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके ऊपर बात करें तो उनके सेशंस लिए जाने चाहिए। कंपनीज़ में, दफातर में इसके सेशंस होने चाहिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को, उसका ख्याल रखा जाए। एक तनुमंद और एक सेहतमंद आदमी के लिए उसका सेहतमंद दिमाग होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो शायद कोई बेहतर तौर पर अपना काम कर सके, अपनी सेहत का ख्याल रख सके। लेकिन अगर सेहतमंद जहन नहीं होगा तो सेहतमंद जिस्म भी नहीं होता। अल्टीमेटली वो सारे असरात आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। आप लाख समझाते रहो किसी को कि जी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपको वॉक करनी है, आपको वर्जिश करनी है, वो नहीं सुनता क्योंकि उसका दिमाग उसको इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। वो दिमाग आपको वो सिग्नल्स ही नहीं देता क्योंकि वो दिमाग तो माश में लगा होता है, उसकी तगो
दो में लगा होता है कि किस तरह से मैं किसी भी तरह से कुछ कमा लूँ, या मुझे कोई ऑटोमेटिकली कोई ऐसा तरीका, कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे बहुत सारा पैसा मेरे पास आ सके। तो हम लोगों ने अपने आप को इस पैसे का गुलाम बना लिया है, क्योंकि बहरहाल पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसको दे के आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ले सकते हैं। मैं कहीं बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ रही थी कि पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा बहुत प्यारी चीज़ है। बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि पैसा जो है अगर वो रखा हुआ है तो वो आपकी ज़रूरत के लिए, यानी वो नेमुल बदल है। अगर मुझे आटा चाहिए तो मैंने एक चीज़ दी और दूसरी चीज़ ले ली। कहीं पे बात हो रही थी और ये हो रहा था कि एक आदमी था, वो निकला कहीं बाहर जाके और उसके पास बहुत सारे पैसे थे और उसने उस चौराहे पे बैठ के 100 की गड्डियाँ निकाल के यूँ उछालने शुरू कर दी। बहुत सारे लोग जमा हो गए उसके इर्द गिर्द और उसको कहने लगे कि क्या ज़बरदस्त आदमी है और क्या बात है इनकी। और उसने कहा कि तो ये बताओ तुम्हें शाहरुख खान कैसा लगता है, एक किसी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम लिया। उन्होंने कहा अरे भाड़ में गया वो, आप तो जी हमारे ये हैं और आप तो यूँ हैं और आप तो कोई बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, क्योंकि वो नोट बांट रहा था। इसी तरह कोई एक और साहब थे, वो कह रहे थे कि जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो मैं गड्डियाँ लेके जाता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि वहाँ के जो गांव के लोग हैं, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, मैं इस तरह से बांटूँ तो उससे मेरे वक़ार में इजाफा होता है। ये भी तरीका है। तो क्या पैसा वाकई वक़ार बढ़ाता है? अब सनद यही रह गई है पैसे की अहमियत इतनी ज़्यादा है, यकीनन है, लेकिन अपना इज़्ज़त और वक़ार बढ़ाने के लिए या लोगों की ज़रूरतें अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो आपको इस पैसे के नाम पे आपकी इज़्ज़त करना सीख गए हैं, या सिर्फ उनका मयार ही ये रह गया। और जिनके पास कहीं भी थोड़ी बहुत कमी होती है वो सब जगह तबाही शुरू कर देते हैं। तो पैसे से प्यार कीजिए, पैसा वाकई एक अच्छी चीज़ है, इसको कमाना चाहिए। मर्द के लिए उसका जो पैशन है वो उसका बिजनेस और पैसा कमाना ही होना चाहिए। जो लोग पैसा नहीं कमाते, यानी मैं इस पैसे से मुराद ये नहीं निकलते काम काज के लिए, उन मर्दों को बहुत बुरा भला समझा जाता है माशरे में और उनको उतना अच्छा कहा भी नहीं जाता। तो ये मर्द का जेवर जब हम कहते हैं तो वो असलहा लोग कहते हैं कि जी उनको बड़ा पसंद होता है और ये जी वो, और उनके लिए बड़ा शौक़ होता है उनको, और पैसे कमाने का भी शौक़ होता है। तो जनाब आज हमने बहुत सारी कुछ ऐसी बातें की जो दिल की बातें थी, जो मन की बातें थी, जो आपसे मैं करना चाहती थी, और मैं रोज़ तो करती हूँ लेकिन मुझे उतने तवातुर के साथ वो टाइम नहीं मिलता जो आपके साथ स्पेंड कर सकूँ। तो जनाब आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।